पहले उत्तर प्रदेश और उससे आपसे बेहतर और कौन बताएगा। उत्तर प्रदेश का सूरत हाल क्या, इसका असर दिल्ली पे पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको। और अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने गए हैं। ऑब्वियस है कि इस्तीफा देने नहीं गए हैं। कहा जा रहा है कि वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, उस पर चर्चा के लिए गए हैं। लेकिन कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। वो क्या चल रहा है सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। ये उत्तर प्रदेश में सही कहा तो कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं चलना शुरू हुआ। ये तो दिख नहीं रहा था। जैसा होता है ना कि जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तब तमाम तरह के जो कीट पतंगे हैं वो आपके ऊपर हमला कर देते हैं और विभिन्न तरह के रोग जो है जो आप पे छिपे रहते हैं वो सामने आ जाते हैं। ये सवाल इम्यूनिटी का है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2014 से शुरू होकर के 2022 तक प्रतिरोधक क्षमता थी वो 2026 में तार-तार हो गई, 2024 में तार-तार हो गई। उसके पास वो ताकत नहीं रह गई, उसके उस नेतृत्व में वो क्षमता नहीं रह गई कि वह पार्टी में जो के प्रति लोगों का आकर्षण बनाए रखे और एक नेतृत्व को लेकर के जो लोगों के मन में विश्वास होता है उस विश्वास को बनाए रखे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी पराजय हुई। अगर आप याद कीजिए तो यह जो स्थिति थी माने आपसी मतभेद की, यह 2017 में ही सामने आ गई थी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, बहुमत प्राप्त किया, तो नेता विधायक दल के चुनाव को लेकर के ही मतभेद सामने आ गए थे। केशव जी मौर्य एक प्रमुख दावेदार थे, और लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और केशव जी ने अपनी नाराजगी को व्यक्त करने में कुछ संकोच नहीं किया। निश्चित रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी की जो शैली होती है, कोई बहुत उन्होंने विद्रोह नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कारण धाम से। और योगी जी ने भी अपनी ताकत दिखाई। अगर आप याद कीजिए तो 2017 में केशव जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश का उस समय का एनेक्सी का भवन होता था, अभी भी है वो, और उस 5वें तल पर मुख्यमंत्री का कार्यालय होता था, जो अब लोक भवन में चला गया। पहले लोक भवन नहीं होता था। उसी तल पर बैठने की कोशिश किया था केशव जी ने, और मुख्यमंत्री ने मैंने योगी जी ने वहां एकदम उनको कोई जगह नहीं दी। यहां तक कि उनका नेम प्लेट भी लग गया था, उसको भी हटवा दिया। बाद के भी दिनों में दोनों के बीच में तनातनी साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन चलता रहा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अगर आप याद कीजिए तो विधायकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था और विधानसभा के अंदर धरना दिया था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह जो आंतरिक मतभेद है उसका बहुत असर नहीं पड़ा। जो अभी केशव जी ने बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है, इस तरह का बयान उन्होंने पहले भी दिया था, 2 बार उन्होंने दिया हुआ है, तब भी पार्टी ने नहीं ध्यान दिया। 2022 के चुनाव के बाद जब ये स्थिति बनी, दोबारा सरकार बनकर के आई, उस समय भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ को बदलने की ताकत तो किसी के पास नहीं थी, क्योंकि 2022 का चुनाव तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही हुआ था जी। लेकिन उनको उस समय तो कोई स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केशव जी मौर्य के चुनाव हारने के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात पूरी तरह से मैंने पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन उन्होंने शामिल किया। शामिल करने के आप याद कीजिए सरकार बनने में कितना समय लगा था जी। जब ये 2022 का चुनाव हुआ था, उसके बाद भी जब बहुत दबाव बना उन्होंने सरकार में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने वो विभाग नहीं दिया जिस विभाग के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, और केशव जी का उन्होंने विभाग चेंज कर दिया। लगातार दोनों के बीच, दोनों की बॉडी लैंग्वेज से, विभिन्न स्थलों पर उनकी मौजूदगी से, आयोजनों में शामिल होने न शामिल होने, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, आपको याद होगा अयोध्या में योगी जी ने बुलाई, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए। अभी हाल में एक बैठक उन्होंने बुलाई थी सभी मंत्रियों की, उसमें भी दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। तो पार्टी के भीतर क्या चल रहा है यह लोगों की जानकारी में है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में आज एक ऐसे के नेता के रूप में प्रतिष्ठित है जिनकी अपनी ताकत है। वह भारतीय जनता पार्टी के भरोसे राजनीति नहीं कर रहा है। वह 5 बार के सांसद हुए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भरोसे चुनाव नहीं जीते हैं जी। वह हिंदू महासभा, उनका पूरा का पूरा लेगेसी जो उनके पास है वह हिंदू महासभा की है और हिंदू वाहिनी की है। उन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई और अपने इलाके के लगभग सभी जिलों में उसको सक्रिय किया। तो भारतीय जनता पार्टी को के बल पर योगी आदित्यनाथ ने राजनीति नहीं की।
और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता भी नहीं है कि आप उनको बैठा दीजिए और बैठ जाएंगे। वह भले कह रहे हो कि अगर हमको पद से में हटा तो जाके मठ में बैठ जाऊंगा, मठ में बैठ तो जाएंगे ही वो, लेकिन उस मठ में बैठ करके मट्ठा डालेंगे, वो चुपचाप भजन कीर्तन नहीं करेंगे, कोई वो धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ने लगेंगे। एक जिस आक्रामक शैली के नेता हैं उस आक्रामकता के साथ वो बने रहेंगे। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनको हटाने का साहस कर सकती है, उनको बदलने का साहस कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा नेता है जो उनका विकल्प बन सकता है? योगी जी के शासन को लेकर कैसा नहीं कि कोई बहुत लोकप्रियता उनकी हो आम आदमी में, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उनकी लोकप्रियता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की शैली के अनुसार के आधार पर बीजेपी को पसंद करते हैं, उसके आकर्षण के केंद्र योगी आदित्यनाथ है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया। आप याद कीजिए, इस देश के किसी भी राज्य में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 स्टार प्रचारकों में न रहे और वहां प्रचार करने न गए हो। लोकसभा के चुनाव में भी विभिन्न इलाकों में प्रचार करने के लिए गए। तो एक बहुत ही सक्रिय, असर्टिव और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ की पहचान है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने का साहस कर सकती है? 2026 के चुनाव में, 2024 का इस साल का जो भी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, उसमें अकेले योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपने इलाके में एंटी इनकम्बेंसी के इस फैक्टर के बावजूद लगभग सभी सीटों पर अपने सांसदों को जिता करके ले आए। गोरखपुर का एक दूसरा असेंबली पार्लियामेंट्री सीट है बांसगांव में, जस्ट निकटवर्ती सीट है डुमरियागंज, दूसरा निकटवर्ती सीट है देवरिया, उसी से सटी हुई सीट है कुशीनगर, ये सब सीटें, उसी से लगी हुई सीट है महाराजगंज, ये सब सीट जीत करके ले आए। इसके परत अगर आप बात कीजिए तो केशव जी का जो अपना गृहनगर है कौशाम्बी, वो अपना चुनाव विधानसभा में हार गए थे, आपको याद होगा। न केवल अपना चुनाव हार गए थे बल्कि कौशाम्बी जिले में आने वाले सभी विधानसभा सीटें हार गए थे, तीनों की तीनों। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट हारे। आसपास की जितनी भी सीटें हैं, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब सीट हार गई बीजेपी, कोई सीट नहीं जीती। आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कीजिए भूपेंद्र सिंह जी की, भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो अपना गृहनगर है मुजफ्फरनगर, वो सीट हार गए। आसपास की जो सीटें हैं वो हार गए। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, आप याद कीजिए श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, कुछ हजार से राजनाथ सिंह जी जीत पाए लखनऊ से, जहां की वो विधायक है जी। लखनऊ की जो दूसरी सीट है मोहनलालगंज, वो हार गए। बगल की सीट है बाराबंकी, वो हार गए। बगल की सीट है सीतापुर, वो हार गए। स्थिति है कि कोई ऐसा नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में जो अपने बल पर, अपने लोग, अपने पार्टी में अपनी पकड़ पर, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति के नाम पर पार्टी को जिता के ले आया। अब वाराणसी की स्थिति भी आप देख लीजिए। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उनकी जीत का अंतर 2014 की तुलना में, 2019 की तुलना में आधे से भी कम हो गई और कहा 10 लाख से ऊपर जीतने का बात की जा रही थी। और आसपास की जितनी सीटें हैं उसमें से मिर्जापुर और भदोही को सीट छोड़ करके सब हार गए। चंदौली हार गए, गाजीपुर हारे, रावर्ट्सगंज हारे, मछली शहर हार गए, जौनपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, बलिया हार गए, बस आसपास की जितनी सीटें हैं सब हार गया। तो अब लोकप्रियता की बात कीजिए, राजनीतिक पकड़ की बात कीजिए, मतदाताओं के बीच में आकर्षण की अगर आप बात कीजिए तो आखिर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने वाला कौन है? और अगर आप निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड की राजनीति कर रही है और तमाम बैकवर्ड नेताओं को आगे कर रही है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि अगर आप केशव जी को आप लेकर के आते हैं तो क्या केशव जी के पास इतनी ताकत है, वो इतने प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो मतदाता खिसक रहा है, जो जन समर्थन हटता चला जा रहा है, क्या उसको समेटे रहने की क्षमता है? जी, मैं नहीं समझता। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प बनने की स्थिति पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना विकल्प नहीं बनने दिया। यह निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है वह केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी चुनौती है। केंद्रीय नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो
अगर भारतीय जनता पार्टी की बात होगी तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम पहली लाइन में होगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक संघर्ष चल रहा है, और वह संघर्ष स्थानीय स्तर पर होने के बजाय मेरा मानना है कि ऊपर से उसको संरक्षण मिल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व से उसको संरक्षण मिल रहा है। इस वजह से यह माहौल और गर्म है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह माहौल अभी तत्काल खत्म होने जा रहा है, वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा, यह भी चलेगा। और यह जो इसकी वजह मैं मानता हूं कि हम और आप या कोई भी विश्लेषक यह बहस मत करे कि उत्तर प्रदेश में या राज्य के देश के अन्य हिस्सों में मोदी मैजिक खत्म हो गया। आप यह चर्चा मत कीजिए कि जो पराजय हुई वो केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की अस्वीकृति थी। आप यह चर्चा मत कीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश था। आप चर्चा कीजिए कि जो कुछ भी चल रहा है वो योगी जी के इर्द गिर्द चल रहा है। इस पूरे के पूरे विमर्श को बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पराजय के कारणों के विमर्श को बदलने के लिए यह पूरा का पूरा प्रकरण चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पराजय के तथ्यों को आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल ऊपर ऊपर देख रही है। अगर वह कह रही है कि पार्टी के भीतर विश्वासघात की भी स्थिति थी, भाई विश्वासघात की स्थिति थी तो क्या विश्वासघात की स्थिति बनारस में हो सकती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बनारस में विश्वासघात कर देगा? तो अभी भी जो मूल कारण है बीजेपी के पराजय के, पार्टी उस पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की बात कर रही है, जैसे कि जो संविधान को लेकर के अफवाह फैला दी गई। अरे अफवाह कोई कैसे फैला सकता है? आप जो तरीका अपना रहे हैं उससे लोग कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? राजीव जी, कल उत्तर प्रदेश में भारतीय केंद्र सरकार एक हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से एक अभियान शुरू किया है जी। बस अंतिम बात पूरी कर रहा हूं मैं। उसके अंतर्गत पहला आयोजन पिछले दिनों बीकानेर में हुआ था, कल दूसरा आयोजन प्रयागराज में हुआ। उस कार्यक्रम को मैं देखने गया था। उसमें केंद्रीय कानून विधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पे जो फिल्म दिखाई जा रही है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री में एक क्षण के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का चेहरा नहीं है। एक क्षण के लिए भी। जो चित्र दिखाए जा रहे हैं उसमें, माने पुराने आर्काइव के, वह इस सलीके से उनको एडिट किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कहीं दिखाई न पड़ जाए कहीं भी। सम्मानित केंद्रीय विधि मंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने यह तो कहा कि प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद के शहादत की स्थली है, संगम के नाम पर इसकी पहचान की जाती है। लेकिन उन्होंने एक बारी भी उल्लेख नहीं किया कि यह आजादी के संघर्षों का केंद्र रहा। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मस्थान है यह प्रयागराज। कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं। क्या इस तरह से आप लोगों को के बीच में अपनी बात करके या नैरेटिव बनाने की कोशिश करके आप सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। अब बहुत कुछ आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, लेकिन